हेलो दोस्तों, आर के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस फ्री कोर्स की प्रत्येक वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। और बात बाकी जो लोग बार बार नोट्स के लिए पूछ रहे हैं उनको एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं कि पीडीएफ नहीं मिलेगी। अगर आपको हार्ड कॉपी के रूप में सभी बुकलेट अपने घर पे मंगवानी है तो आपको मैं एक नंबर दे देता हूं। ये वो नंबर है 8630246905। आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके कंप्लीट पैकेज को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और इस पैकेज के साथ में आपको टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स भी मिलेगी। और इसमें क्या होगा इस कोर्स में कि आपको जीएस और हिंदी की टोटल 7 बुकलेट आपके घर पे भेजी जाएंगी। साथ ही में आपको जो करंट अफेयर्स है और जो टेस्ट सीरीज है वो आपको व्हाट्सएप पर पेड ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। तो आप लोग जो क्लास देख के फिर मैसेज करते हैं कि हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये रहा आपका अरब सागर। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जो नदियां गिर रही थी बंगाल की खाड़ी में, और आज क्या अध्ययन हमारा होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियों के ऊपर। तो सबसे पहले तो इनका क्रम ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रम से पहले लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर और फिर अरब सागर में गिर रही हैं। तो यहाँ पर लूनी नदी है, ये देखो मैंने मार्क किया है। उसके बाद ये देखो साबरमती है, ये माही है, ये नर्मदा है, ये तापी है, ये मांडवी है, ये ज्वारी है, ये सारावती है, ये गंगा वैली है, ये पेरियार है, ये भरत पूजा है, और यहीं पर एक नदी है पंबा। ठीक है, और ये है सतरंजी और भादर। तो ये नदियां अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं और ये सभी प्रायद्वीपीय पठार पर बहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसा कि हर बार हर चीज में क्रम को देखते हुए चले हैं, तो इसमें भी हम इन नदियों का अध्ययन करने से पहले इनके क्रम को एक बार देख लेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आ गया तो आप आसानी से उसको लगा पाएं। बाद बाकी बहुत सी ट्रिक होती हैं, बहुत सी टैक्टिक्स होती हैं इनको याद करने की, तो वो आप लोगों के ही ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरीके से याद रखना चाहते हैं। बाद बाकी मैं भाई किसी भी ट्रिक के समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक ट्रिक को याद करने के बाद उसको याद रखने के लिए एक और ट्रिक की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं ट्रिक वाले खेल में नहीं पड़ता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सीधा मैप की सहायता से समझेंगे। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर हम लोग क्रम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर में कौन सी नदी है? लूनी। उसके बाद साबरमती, उसके बाद है माही, उसके बाद है नर्मदा, उसके बाद तापी, मांडवी, ज्वारी, सारावती, गंगा वैली, पेरियार और भरत पूजा। बाद बाकी इसको याद करने के लिए आप इनको राज्यों के अनुसार भी लगा सकते हैं। तो राज्य इजीली आपको पता होंगे कि कौन उत्तर में है कौन दक्षिण में, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे साबरमती और माही को आप देखें तो भाई ये गुजरात की तरफ है, राजस्थान में। ठीक है, गुजरात में लूनी राजस्थान की तरफ से है। उसके बाद फिर साबरमती और माही गुजरात में, फिर नर्मदा तापी ये भी मध्य प्रदेश में बह रही है। फिर मांडवी ज्वारी देखो गोवा में, सारावती गंगा वैली देखेंगे तो ये कहीं कर्नाटक की तरफ है। उसके बाद पेरियार भरत पूजा देखेंगे तो केरल की तरफ है। ठीक है, तो आप राज्यों के अनुसार भी थोड़ा सा याद रखें, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये रही बात क्रम की। बात बाकी यहाँ पर भी देख लो, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में चलें तो आप वहां पर देखना तो लूनी, फिर साबरमती है, फिर माही है, फिर नर्मदा है, फिर तापी है, फिर मांडवी है,
फिर ज्वारी है, फिर सारावती है, फिर गंगा वैली है, फिर है पेरियार और फिर है भरतपुझा। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लूनी नदी से। तो लूनी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, वो है अरावली पर्वत में। ठीक है, अरावली यहाँ पर आपको पता है, अरावली पर्वत यहाँ पर है और ये नदी अरावली पर्वत से निकलकर गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो गुजरात में ये कच्छ का रण है, ये यहीं पर अरावली पर्वत से निकलकर और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह एक भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी वह होती है जो किसी सागर में अपना मुहाना ना बनाकर कहीं बीच में ही विलीन हो जाती है। जैसे कि ये जो लूनी नदी है ये किसी सागर में ना मिलके कच्छ के रण जो कि एक दलदली क्षेत्र है वहां जाकर विलीन हो गई है। तो ये हो गई भूमि बंधित नदी। ठीक है, बाद बाकी इस लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं और इसे लवण नदी भी कहते हैं। तो दो इसके नाम हैं, यानी कि दो इसकी संज्ञाएं हैं। कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, एक है रेगिस्तान की गंगा और दूसरी है लवण नदी। बाद बाकी जो लूनी नदी है वो अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है। जो इसका ऊपरी प्रवाह है, जब ये अरावली पर्वत से निकलती है और उसके बाद जब ये 100 किलोमीटर तक बहती है उस दौरान इसमें मीठा जल ही पाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये बाड़मेर के बलोत्रा में पहुंचती है इसका जल लवणीय या फिर खारा हो जाता है। तो ये बात थी पूरी लूनी नदी की। अब फिर से इसको हम लोग मेन पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। मैं हर चीज के बाद रिवाइज जरूर कर देता हूं और जो भी बात मैं बोलता हूं वो मान के चलिए किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है या फिर पूछी जाएगी। ठीक है, अब देखो लूनी नदी का उद्गम कहां से हो गया, अरावली पर्वत से। उसके बाद ये मुहाना कहां बना रही है, गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो रही है। ये किसी सागर में मुहाना नहीं बनाती है, कहीं बीच में ही विलीन हो जाती है, इसीलिए ये एक भूमि बंधित नदी है। बाद बाकी लूनी नदी को दो संज्ञाएं दी गई हैं, कौन कौन सी, रेगिस्तान की गंगा और लवण नदी। बाद बाकी ये अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में जब ये अरावली से निकलती है तो 100 किलोमीटर उसके आगे तक मीठा जल बहाकर लाती है। बाद बाकी ये बाड़मेर के बलोत्रा में पहुंचकर लवणीय या फिर खारीय हो जाती है। तो ये बात हो गई लूनी नदी की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साबरमती नदी की। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ये है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी की हम बात करें, ये भी राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। देखो यहां पर ये निकलती है कहां से, अरावली पर्वत श्रेणी से, और ऐसे बहते हुए ये क्या है, ये है खंबात की खाड़ी। यहां पर मैं इसको मेंशन कर देता हूं। ये है खंबात की खाड़ी। तो यहीं पर ये लूनी नदी अपना मुहाना बनाती है और निकलती कहां से, अरावली पर्वत श्रेणी से। बाद बाकी अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है, ये बात सबको पता होगी। तो इसका उद्गम हो गया राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी, मुहाना इसका हो गया गुजरात में खंबात की खाड़ी, और इसके किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहर स्थित हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं माही नदी की। माही नदी देखो यहाँ मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलकर और ये भी खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मैप अगर आप देख के चलेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो देखो माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी है और यहीं से ये माही नदी निकलती है और फिर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद अगर हम इसके बहाव क्षेत्र को देखें तो मध्य प्रदेश में से तो निकलती ही है, राजस्थान में भी थोड़ा ये बहती है थोड़े छोटे से पार्ट में, और गुजरात में तो ये अपना मुहाना बना ही रही है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर ये माही नदी बहती है। बाद बाकी माही नदी के बारे में एक बहुत ही स्पेशल चीज ये है कि ये जो माही नदी है ये राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये इकलौती भारत की ऐसी नदी है
जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए बहती है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर से। निकलती कहां से है माही नदी? ये निकलती है यहां पर मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत श्रेणी से और अपना मुहाना बना रही है कहां पर? गुजरात की खंबात की खाड़ी में। 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। बाद बाकी माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है कहां पर? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन राज्य के संदर्भ में पूछ लिया जाए, तो याद रखना कि कहां पर काटती है? राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है नर्मदा, जो कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है। नर्मदा और फिर तापी, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैप में थोड़ा सा देखिए, नर्मदा है, ये देखो ये, और ये क्या थी? ये थी खंबात की खाड़ी। अब देखो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल को अगर हम देखें, पहले तो हम लोग बात कर ही चुके हैं अमरकंटक चोटी की, जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ रहे थे, और मैंने वहां पर यह भी बताया था कि अमरकंटक चोटी से ही नर्मदा नदी निकल रही है। वही बात यहां पर रिपीट हो रही है। अगर आप चीजों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आगे उतने ही कम फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी आप सभी को पता होगा, पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होकर खंबात खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अब देखो यहां पर मैंने ये भी बता दिया था कि कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में बहती है, जबकि हम लोग दामोदर की बात कर रहे थे। तो नर्मदा और तापी नदी दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकलती है, ये बात भी आपको मैंने पहले बताई थी जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कर रहे थे। बाद बाकी इसका जो मुहाना है वो कहाँ बनता है? वो बनता है यहीं पर खंबात की खाड़ी में। अब देखो नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका उत्तर होगा नर्मदा नदी। यही होता है कि क्वेश्चन को आयोग किस तरीके से ट्विस्ट करेगा, तो उसी तरीके से आप अगर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके पेपर में बैठे हैं तो फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमाया जाए। तो बस थोड़ा सा फेर होगा और उसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी नर्मदा। ठीक है, और पूरे प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी तो वो है गोदावरी। इसके बाद देखो यह गोदावरी तथा कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी है। उसके बाद अगर टोटल प्रायद्वीपीय पठार की हम लोग बात करें तो ये गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तवा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, और संग, बंजर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तो तवा को आप लोग जरूर याद रखिए, इससे 2 बार क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है। बाद बाकी और संग और बंजर भी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अच्छा, नर्मदा कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर प्रवाहित होती है और इसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। मैप में आपको सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, ये जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है यहाँ पर भी होती है, बाद बाकी गुजरात में तो ये होती ही है, बाद बाकी मध्य प्रदेश में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रवाहित होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि किस राज्य में नर्मदा की सर्वाधिक लंबाई है, तो मध्य प्रदेश में, सबसे कम महाराष्ट्र में। ठीक है, और फिर गुजरात, 3 ही राज्यों से होकर बहती है। बाद बाकी देखो कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। कौन कौन से? जबलपुर और भरूच। जबलपुर और भरूच नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। बाद बाकी यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में बहुत ही सुंदर जलप्रपात बनाती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात या फिर कपिल धारा कहते हैं।
तो जो नर्मदा नदी है वो क्या है कि जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानें हैं, वहां पर बहुत ही सुंदर जलप्रपात, आप जानते ही होंगे जलप्रपात मतलब झरना, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर झरने का निर्माण करती है, कहां पर, जबलपुर के पास। और वहां पर इसको क्या कहा जाता है, धुआंधार जलप्रपात या फिर कपिल धारा। और यह जो नर्मदा नदी है वो अपने मुहाने पर डेल्टा ना बनाकर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी, ठीक है। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख रहे थे कृष्णा कावेरी का जो डेल्टा था, गोदावरी का डेल्टा था, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा था, ठीक है। तो जो अरब बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां थी वो डेल्टा का निर्माण कर रही थी, लेकिन जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं, वो करती हैं एस्चुरी का निर्माण। देखो डेल्टा का निर्माण कब हो रहा था कि जब नदी अपने मुहाने के पास पहुंचकर विभिन्न वितरकाओं में बंटते हुए अपने द्वारा लाए गए अपसादों को एक बड़े क्षेत्र पर बिछा देती थी, तो वो जो संरचना बनती थी उसको बोलते थे डेल्टा। संरचना कैसी, दलदली भूमि एक बहुत बड़ी बन जाती थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एस्चुरी की, तो देखो ये जो नदियां हैं ये पश्चिमी घाट के पास पहुंचकर बहुत ही तेजी से बहते हुए समुद्र में मिल जाती हैं। तो जो वो तेजी से बहते हुए नदी समुद्र में मिलती है, वहीं पास में एक छोटी सी संरचना बनती है, उसको बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जब नदी बहुत तेजी से बहते हुए अपने मुहाने पर सागर में या फिर किसी स्रोत में मिलती है तो उसे बोलते हैं एस्चुरी। और जब नदी बिल्कुल अपने मुहाने पर पहुंचकर समतल भाग में बहते हुए विभिन्न वितरकाओं में बट जाती है और अपने द्वारा लाए गए अपसादों को बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला देती है, तो उसी क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर हो गया। बाद बाकी ये अंतर आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो जो नर्मदा नदी है वो डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से रिपीट थोड़ा सा कर लेते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है, मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से, फिर ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। बाद बाकी नर्मदा अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। और टोटल प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद तवा और संग, बंजर इसकी सहायक नदियां हैं। बाद बाकी नर्मदा के बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। इसकी सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। जबलपुर और भरूच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में ये एक बहुत ही सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है, जैसे कि धुआंधार जलप्रपात या फिर कपिल धारा जलप्रपात कहते हैं। बाद बाकी जो ये नर्मदा नदी है ये क्या करती है, डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। और क्यों करती है ये भी आपको पता चल गया है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट नदी आती है अरब सागर में जल गिराने वाली, वो है तापी, ठीक है। थोड़ा सा मैप में देखो तो तापी नदी है ये। तो तापी नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये महादेव पहाड़ी आपको ऑलरेडी पता है कहाँ पर है, वहां से एक बैतूल पठार लगा हुआ है, उसी पठार से ये निकलकर अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए सूरत के समीप अपना डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर महादेव पहाड़ी या महादेव किस श्रेणी की पहाड़ी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और उसके बाद ये नदी यहाँ पर महादेव पहाड़ी के पास एक बैतूल पठार है, वहां से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए यहाँ पर क्या है, सूरत के समीप अपना मुहाना बनाती है। और ये नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा भी भ्रंश घाटी में बहती है और तापी नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यह है, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी कौन थी अरब सागर में जल गिराने वाली, तो वो थी नर्मदा और दूसरी तापी, ठीक है। उसके बाद यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है। बिल्कुल मैप में क्लियर दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर गुजरात। सबसे ज्यादा लंबाई इसकी भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। अब देखो इसकी हम लोग सहायक नदियां देख लेते हैं। तो अरुणावती
गिरना इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, दो ही हैं, अरुणावती और गिरना। बाद बाकी एक जो क्रम था वो आप लोग याद रखना, विंध्यन, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा और फिर तापी। ठीक है, ये वाला जो क्रम था, पहले मैंने प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत भी ये बताया था, यहाँ पर भी मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, वो क्रम याद रखना, क्योंकि उस क्रम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर विंध्यन श्रेणी है, फिर है नर्मदा नदी घाटी, फिर सतपुड़ा और फिर तापी। तो इनका क्रम कभी उत्तर से दक्षिण और कभी दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई तापी नदी की, इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो तापी नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी पर स्थित बैतूल पठार के पास से निकलते हुए पश्चिम की ओर बहती है, और उसके बाद ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए सूरत के समीप अपना मुहाना बनाती है। बाद बाकी ये नदी कहाँ पर अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या है ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद ये अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली है नर्मदा। उसके बाद देखें तो हम लोगों ने राज्यों की बात कर ही ली थी, इसकी सहायक नदियां हैं अरुणावती और गिरना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख लो कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, उनका ना हमें उद्गम पता करना है ना मुहाना। मुहाना तो सारी अरब सागर में बना रही हैं। ठीक है, बस इसमें रखना है आपको राज्यों का ध्यान। जैसे सतरंजी और भादर जो नदियां हैं वो गुजरात में, ठीक है, यहाँ पर भादर होगा, सतरंजी और जो भादर नदियां हैं वो गुजरात में बहती हैं। यहाँ पर ये देखो आपको दिख रही हैं सतरंजी और भादर। उसके बाद मांडवी और ज्वारी गोवा में है, मैप में देखिए मांडवी और ज्वारी ये गोवा में, सारावती और गंगा वैली कर्नाटक में, सारावती और गंगा वैली कर्नाटक में। उसके बाद भरतपूजा, पेरियार और पंबा केरल में, पेरियार, भरतपूजा और यहीं पर एक नदी और है पंबा, तो ये केरल में। इनके राज्य आपको याद रखने हैं, सतरंजी भादर गुजरात, मांडवी ज्वारी गोवा, सारावती गंगा वैली कर्नाटक और भरतपूजा, पेरियार और पंबा ये केरल में। बाद बाकी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ये सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली कुछ छोटी छोटी, जैसे ये मांडवी हो गई, ज्वारी, तो ये क्या है, ये नदियां बहुत ही ज्यादा प्रपाती हैं। प्रपाती मतलब जलप्रपात, आपने देखा है ना, झरना कुछ इस तरीके से। मान के चलो ये आपका हो गया पश्चिमी घाट, अब यहाँ से नदी बड़ी तेजी से बहते हुए नीचे की तरफ आती है, इसीलिए ये नदियां बहुत अधिक प्रपाती हैं। और जब प्रपाती हैं इसीलिए इन नदियों पर जल विद्युत संयंत्रों का निर्माण किया गया है। क्योंकि देखो बिजली कैसे बनती है, जैसे यहीं पे जल विद्युत संयंत्र लगा दिया, अब यहीं पर एक टरबाइन लगा दी जाएगी, उसी पे पानी गिरेगा, वो टरबाइन घूमेगी और बिजली उससे बनेगी, उसे ही आप जल विद्युत संयंत्र भी कहते हैं। तो अब ये नदियां इतनी प्रपाती हैं यानी कि इतनी तेजी से बहते हुए आती हैं, इसीलिए इन नदियों का बहुत ही ज्यादा उपयोग जल विद्युत संयंत्रों का निर्माण करके किया जा रहा है। तो ये वाले फैक्ट भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद देखो देश के बृहद नदी बेसिन, यानी कि अब यहाँ पर आपका पूरा अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां थी उनका क्रम कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर देश के बड़े हम बृहद बेसिन की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है, गंगा का। इस चीज को आप भूल जाइए, ये फैक्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस आप क्रम याद कर लीजिए। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन हो गया गंगा का, फिर सिंधु का, फिर गोदावरी का। अगर पूर्ण रूप से भारत की बात कर ली जाए तो पहले गंगा और दूसरे पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, गोदावरी। और ओवरऑल की बात करें तो सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा, फिर सिंधु, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर महानदी, फिर नर्मदा और कावेरी। तो आप 3 का नाम याद कर लीजिए, 3 या 4 का ऊपर वाला, ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर पूर्ण रूप से भारत की बात करें तो गंगा के बाद गोदावरी का जो नदी बेसिन है वो दूसरा बृहत बेसिन भारत का बन जाएगा। उसके बाद देखो हम लोगों ने हिमालयी नदियां भी पढ़ी और प्रायद्वीपीय नदियां भी पढ़ी। अब इसका इनके बीच में जो अंतर है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उनके संदर्भ में भी कभी कभी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं जब क्वेश्चन कथन या कारण को लेके बनता है,
या फिर विभिन्न कथनों को देके उसमें कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखो हिमालयी जो नदियां हैं वो अभी बहुत नई हैं, वो अपनी युवा अवस्था में है, ठीक है। और उनका रीजन ये है कि वो अपनी घाटी को अभी भी लगातार गहरा कर रही हैं, यानी कि वो अभी भी अपने तल को प्राप्त नहीं हुई हैं। बाद बाकी प्रायद्वीपीय नदियां अति प्राचीन हैं। इसको इस तरीके से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है वो भारतीय भूखंड का सबसे प्राचीन भूखंड है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां अति प्राचीन हैं और वो अपनी प्रौढ़ अवस्था में हैं। प्रौढ़ मतलब पूर्ण रूप से विकसित, और वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। यहीं पर ये जो हिमालयी नदियां हैं ये युवावस्था में हैं और अपनी घाटी को लगातार गहरा कर रही हैं। हिमालयी नदियों की बात करें तो ये मैदानी क्षेत्रों में विसर्पण करती हैं। विसर्पण मतलब ये ऐसे बहती हैं, ठीक है, और कभी कभी अपना मार्ग बदल लेती हैं, जैसे कि कोसी और दामोदर, ठीक है। जैसे कोसी नदी अपना मार्ग बदल के बिहार में कहीं भी बाढ़ ला देती है, और इसी तरीके से आप दामोदर नदी को देखेंगे। तो जो ये हिमालयी नदियां हैं जैसे ये मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, ये विसर्पण करती हैं और अपना स्थान परिवर्तन कर लेती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कठोर पठारीय संरचना द्वारा नियंत्रित होती हैं, यानी कि वो एक कठोर पठारीय संरचना में बहती हैं और एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती हैं। हिमालयी नदियां बहुत अधिक लंबी हैं। क्यों लंबी हैं? क्योंकि उनका मुहाना उनके उद्गम से काफ़ी दूर है। अब आप देखोगे कोई मानसरोवर से निकल रही है नदी, फिर वो आके अरब सागर में गिर रही है। इधर आप ब्रह्मपुत्र को देखोगे तो वो यहाँ मानसरोवर से निकलकर पूरा पूर्वी भारत क्रॉस करके आती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हिमालयी नदियाँ बहुत लंबी हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत छोटी हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ आपको दिख ही रही होंगी, देखो यहीं से निकली यहीं पे गिर गई। इधर भी देखोगे तो यहाँ से निकलती हैं फिर ऐसे निकलती हैं, ठीक है। तो ये नदियाँ काफ़ी कैसी हैं, ये हैं बहुत छोटी। उसके बाद अगर हम लोग और अंतर को देखें तो जो हिमालयी नदियाँ हैं वो वर्ष वाहिनी है, यानी कि हिमालयी नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इनमें से मोस्टली इनके सभी के सोर्स क्या हैं, वो हैं ग्लेशियर, और ग्लेशियर लगातार पिघलते रहते हैं और उनमें वर्ष भर पानी की सप्लाई करते रहते हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं, वो हैं मौसमी। जब उनमें बारिश होती है उस क्षेत्र में तभी उस नदी को पानी मिलता है। अब आप कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइए कि प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी ऐसी नदी है जो मौसमी ना होकर वर्ष वाहिनी है, ठीक है। इस चीज़ का आप मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए, क्योंकि पिछली ही वीडियो में मैंने उस चीज़ का जिक्र किया था। आगे बढ़ें तो नदियों का अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इनसे क्वेश्चन मुख्यतः यूपीपीसीएस और यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। फिर भी मैंने सोचा आपको जल्दी जल्दी चीज़ें बता दूं। तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। अच्छा, अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? सबसे पहले तो ये, जैसे एक नदी ये है, कोई ऐसे करके उसकी सहायक नदियां हैं, तो ये जो पूरी संरचना बन रही है इसे ही हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरी संरचना इस तरीके की बनी इसको ही अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये संरचना विभिन्न प्रकार की होती है और उसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि वृक्षाकार मतलब जो अपवाह प्रतिरूप कैसा दिखे, वृक्षों की तरीके, जैसे एक ये मुख्य नदी है, फिर ऐसे करके कोई एक नदी बन जाए पूरी इस तरीके से। अपवाह प्रतिरूप इसकी संरचना कुछ ऐसी हो तो ये कैसा हो गया, ये हो गया वृक्ष की तरीके से। तो ये हो गया वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, जैसे कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियां बनाती हैं। फिर आर्य अपवाह प्रतिरूप की बात करें तो ये कैसी हैं कि इसमें क्या है, नदियां एक स्थान से निकलकर चारों ओर प्रसारित होती हैं। जैसे कि कहाँ होता है, अमरकंटक पठार पर आप देखेंगे तो वहाँ पर जैसे ये अमरकंटक पठार हो गया, तो यहाँ से आप देखेंगे कि नर्मदा भी ऐसे निकलती है, फिर महानदी निकलेगी, फिर सोन आएगी। तो एक पठार से निकलकर जब नदियाँ एक स्थान से निकलकर जब नदियाँ चारों ओर प्रसारित होती हैं तो उसे बोलते हैं आर्य अपवाह प्रतिरूप।
जैसे कि नर्मदा, महानदी और सोन नदी। उसके बाद समानांतर अब्बा प्रतिरूप की बात करें तो उसका उदाहरण तो देखो यहीं पर है। ये नदियां देखो एक दूसरे के पैरेलल बह रही हैं, ठीक है, ये देखो, तो ये हो गया समानांतर अपवाह प्रतिरूप। उसके बाद इसको मैं तेजी से खत्म कर रहा हूं, आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बिल्कुल आपको मैंने फिगर बना के दिखा दिया, आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अभिकेंद्रीय अब्बा प्रतिरूप, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी एक झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, तो जैसे मान के चलो ये एक गर्त है, गर्त मतलब गड्ढा या फिर कोई झील, और सभी नदियां ऐसे करके इसमें आके मिल रही हैं, इसी को अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद आयताकार अपवाह प्रतिरूप, जब सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है, ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कोई नदी ऐसे बह रही है और उसमें कोई नदी ये बहते हुए आके 90 डिग्री पर मिल जाती है, तो इसी को आयताकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद अध्यारोपित, अध्यारोपित मतलब कोई फोर्स के द्वारा उसका अपवाह प्रतिरूप बना हो, तो अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप केवल प्रायद्वीपीय नदियों में पाया जाता है क्योंकि ये कठोर संरचना से होकर बहती हैं। इस प्रतिरूप में नदियां अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती हैं, जैसे कि चंबल, सोन, दामोदर और नर्मदा। उसके बाद पूर्ववर्ती अब्बा प्रतिरूप, ये तो सभी को पता होगा पूर्ववर्ती नदियां कौन होती हैं। तो पूर्ववर्ती अब्बा प्रतिरूप का वही मतलब है कि ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और पूर्ववर्ती नदियां स्थल खंड के उत्थान के साथ अपने मार्ग को ना बदलकर उसे काटते रहती हैं। तो पूर्ववर्ती अब्बा प्रतिरूप में ये होता है कि नदी अपने मार्ग में अगर कोई उत्थान होता है तो अपना मार्ग ना बदलकर उस उत्थान को काटकर फिर बहती हैं, उन्हीं को कहा जाता है पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। तो ये हो गया सभी नदियों का अपवाह प्रतिरूप। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर बाई चांस पूछ लिया गया तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद बस नदियों से एक अंतिम चीज़ बची है कि हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा की। तो गंगा के किनारे हरिद्वार है, कानपुर है, कानपुर गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर वाराणसी, पटना, फतेहपुर और भागलपुर ये गंगा के किनारे बसे हैं। दिल्ली और आगरा यमुना के किनारे, सिंधु लेह के किनारे, गोरखपुर किसके किनारे बसा हुआ है, राप्ती नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा के किनारे, सूरत तापी के किनारे, लुधियाना सतलज के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के किनारे, कोटा चंबल के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसको मैंने एक टेबल में यहाँ पर लाके आपको रिवीजन के माध्यम से मैंने सोचा इसको कवर करा दूँ मैं फिर से एक बार। पणजी देखो कहाँ पर है, मांडवी नदी के किनारे। मदुरै कहाँ पर है, बैगई नदी के किनारे। विजयवाड़ा कहाँ पर है, कृष्णा नदी के किनारे। कटक कहाँ पर स्थित है, महानदी। उज्जैन कहाँ पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे। लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे। प्रयागराज संगम नदी के किनारे और बैतूल तापी नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अजमेर लूनी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी नदियों के किनारे बसे नगर को भी देख लिया। तो हमारा पूरी तरीके से जो भारत का अपवाह तंत्र था अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो नदियों से बनने वाले क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आपको ना मिले, लेकिन एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा तरीका है कि अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट को देखा है तो आप एलिमिनेट करके अपना सही आंसर वहाँ पर ले आएंगे। तो इसी तरीके से लगातार साथ बने रहिए और अगली वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की झीलें और जलप्रपात को पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।